नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी पिछली वीडियोज आपने देख ली होंगी और आपको समझ में भी आई होंगी। देखिए, जो मेरी वीडियोज हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। जो आपका सिलेबस दिया जाता है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, इससे ज्यादा बाहर पढ़ने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका सिलेबस पूरा होगा तो हम PYQ हम स्टार्ट कर देंगे। तो आपका जो इजिली स्टेट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये वाला स्टेट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पर बहुत सारी वैकेंसियां निकलनी है, इस साल नहीं तो अगले साल पक्का। ठीक है। और जो जैसा कि आप सब जानते हैं कि संस्कृत को तो थर्ड लैंग्वेज के रूप में भी घोषित कर दिया है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। ठीक है, तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमने कर लिया था अपनी अभिधा शब्द शक्ति और लक्षण शब्द शक्ति। आज हम करते हैं उपादान लक्षणा। कौन सी उपादान लक्षणा? देखिए, जो आपकी उपादान लक्षणा है इसका क्या मतलब है कि ये जो इसका आधा अधूरा अर्थ होता है उसकी सिद्धि के लिए स्वयं के अर्थ को न छोड़ते हुए जो उससे संबंधित अन्य अर्थ होता है उसको ग्रहण कर लेता है, तो वहां क्या होती है? आपकी उपादान लक्षणा होती है। ठीक है। उपादान लक्षणा जैसे आपकी एक तो होगी आपकी रूढ़ि उपादान लक्षणा और दूसरी होगी प्रयोजनवती उपादान लक्षणा। रूढ़ि उपादान लक्षणा कौन सी होती है? श्वेतो धावती। श्वेतो धावती इसका मतलब तो क्या निकलता है कि सफेद दौड़ता है, लेकिन ये सफेद दौड़ता नहीं है कि इसका मतलब है सफेद घोड़ा दौड़ रहा है या सफेद घोड़ा दौड़ता है। प्रयोजनवती उपादान लक्षणा क्या है? कुंतः प्रविशन्ति, यानी कि कुंतः यानी कि भाले भाले प्रवेश कर रहे हैं। भाले प्रवेश कर सकते हैं क्या अपने आप? यानी कि भालों को लिए हुए आदमी प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका प्रयोजनवती उपादान लक्षणा। ठीक है। मम्मट ने लक्षण लक्षणा के विषय में क्या कहा है? प्रार्थ स्व समर्पण लक्षणम, यानी अन्य अर्थ की प्राप्ति के लिए अपना समर्पण करना लक्षण लक्षणा कहलाती है। इसे जह लक्षणा या फिर जहत स्वार्था भी कहते हैं। ठीक है। मम्मट के अनुसार रूढ़ि लक्षण लक्षणा इन्होंने क्या उदाहरण दिया है? कलिंग साहसिक है, यानी कि कलिंग साहसी है, यानी कि कलिंग कोई देश है वो साहसी है। कोई देश साहसी हो सकता है क्या? इसका मतलब है कि उस देश में रहने वाले लोग साहसी हैं। ठीक है। प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा का इन्होंने क्या उदाहरण दिया है? गंगायाम घोष। गंगायाम में यानी कि गंगा में झोपड़ी है। गंगा के अंदर झोपड़ी हो सकती है क्या? इसका मतलब है कि गंगा के किनारे झोपड़ी है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इस प्रकार रूढ़ि उपादान लक्षणा, तो इसके अंतर क्या हो गया आपका? रूढ़ि लक्षण लक्षणा कलिंग शासिक है, प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा गंगायाम घोष है। ये उदाहरण किसने दिए हैं? आपके मम्मट ने। किसने दिए हैं? मम्मट ने। ठीक है। इस प्रकार इसके अंदर से कितने भेद हो गए उपादान लक्षणा के? यानी कि रूढ़ि उपादान लक्षणा, प्रयोजनवती उपादान लक्षणा, रूढ़ि लक्षण लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा। कितने भेद हो गए इसके अंदर? 4। कितने भेद हो गए? 4। इन जो 4 भेद है ना, इनको आगे चल के फिर दो और दो के द्वारा भेद कर दिया गया है। यानी कि इनके आगे लगा दिया सारोपा और साध्य बसाना। 4 तो ये थे, ये दो नाम और लगा दिए इनके आगे, तो 4 के क्या हो गए? 8। एक बार तो लगा दिया इनके आगे सारोपा और एक बार लगवा दिया इनके आगे साध्य बसाना, तो टोटल कितने हो गए? 8। ठीक है। देखिए, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। पूछ सकता है कि एते कुंतः प्रविशन्ति कौन से उपादान लक्षणा का उदाहरण है। ठीक है। बस मामूली मामूली या फर्क है इनमें। देखिए, सारोपा और साध्यावसाना में क्या फर्क है? सारोपा रूढ़िमती उपादान लक्षणा का उदाहरण क्या है? अश्व श्वेतो धावती, यानी कि सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है। सारोपा रूढ़िमती लक्षण लक्षणा, दे 4 तो है ही, रूढ़ि उपादान लक्षणा, रूढ़ि लक्षण लक्षणा। इनके आगे लगा दिया सारोपा रूढ़ि उपादान लक्षणा, सारोपा रूढ़ि लक्षण लक्षणा, सारोपा प्रयोजनवती उपादान लक्षणा, सारोपा प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा। ठीक है। सारोपा रूढ़िमती लक्षण लक्षणा में क्या है? कलिंग है पुरुषो युद्धते। ठीक है, यानी कि जो कलिंग के पुरुष है वो युद्ध करते हैं। सारोपा प्रयोजनवती उपादान लक्षणा एते कुंतः प्रविशन्ति। सारोपा प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा आयुर्कृतम। ठीक है, ये तो हो गए आपके सारोपा की। अब देखना साध्यावसाना रूढ़िमती उपादान लक्षणा का क्या है? श्वेतो धावती। इसके अंदर तो लगा रखा है अश्व सारोपा वाला में, और साध्यावसाना में अश्व हटा दिया है। ठीक है, श्वेतो धावती। साध्यावसाना रूढ़िमती उपादान लक्षणा कलिंग साहसिक है। इसके अंदर क्या था? कलिंग पुरुषो युद्धते। ठीक है, तो कलिंग
साहसिक है। रूढ़िमती प्रयोजनवती उपादान लक्षणा कुंतः परिसंति, उसके अंदर क्या था, एते कुंतः परिसंति साध्यवसाना रूढ़िमती लक्षण लक्षणा गंगायाम घोष। ठीक है, सारोपा का क्या मतलब होता है, सारोपा जो आपका विषय और विषय होता है, इसके अंदर दोनों का उल्लेख होता है, विषय का और विषय का। साध्यवसाना के अंदर क्या होता है, जो विषय है वो विषय के अंदर समाहित है। जैसे इसके अंदर क्या है, कुंतः प्रविशंति, साध्यवसाना में क्या आ गया, कुंतः प्रविशंति, यानी कि जो कुंतः है इसके अंदर ये लोग भी आ गया। ठीक है, जो कुंत देश के लोग है ना, ये भी इसके अंदर ही आ गया, विषय विषय के अंदर समाहित है। ठीक है, उपयुक्त 8 भेद वाली लक्षणा को शुद्धा और गौणी 2 भेदों में विभक्त कर दिया है। अब हमने पीछे देखा था कितने भाग हो गए थे इसके, 8। कितने हो गए थे, 8। फिर इनको 2 भागों में फिर विभक्त किया है, शुद्धा और गौणी में। तो 8 तो हो गई फिर शुद्धा की, और 8 हो गई फिर गौणी की। देखिए ये जैसे ये है शुद्धा, साध्यवसाना, रूढ़िमती, लक्षण लक्षणा, एक बार तो लगा देना सबके साथ शुद्धा, और फिर एक बार लगा देना सबके साथ गौणी। ठीक है, जिसमें 8 भेद शुद्धा के और 8 भेद गौणी के मिलकर टोटल भेद कितने हो गए आपके, 16 भेद वाली लक्षणा हो जाती है। आगे चल के फिर इनके भी आगे चल के फिर भेद हो गए। ठीक है, शुद्धा का मतलब क्या होता है, सादृश्य से भिन्न संबंध वाली लक्षणा शुद्धा होती है। सादृश्य से भिन्न संबंध वाली, ठीक है, वो तो होती है आपकी शुद्धा। और गौणी क्या होती है, सादृश्य संबंध वाली लक्षणा क्या कहलाती है, गौणी। सादृश्य से भिन्न तो कहलाती है शुद्धा, और सादृश्य से संबंध वाली क्या कहलाती है आपकी, गौणी। ठीक है, जो आपके जो 16 भेद हैं, 8 भेद तो हो गए आपके रूढ़िमती लक्षणा के, और 8 भेद हो गए आपके प्रयोजनवती लक्षणा के। ठीक है, गुण व्यंग्य के और 8 भेदों को अगुण व्यंग्य के रूप में पुनः 2 भागों में फिर विभक्त कर दिया, तो टोटल कितने हो गए थे आपके, 16। कितने हो गए थे आपके, 16। ठीक है, फिर जो आपके ये 16 भाग हो गए थे, इनको आगे चल के फिर धर्म और धर्मी में 2-2 भेद कर दिए फिर से इनके। तो 16 के 2-2 अलग अलग से भेद कर दिए, तो कितने हो गए आपके, 32। तो कितने हो गए आपके टोटल, 32। ठीक है, इस प्रकार 8 भेद तो रूढ़ि लक्षणा के और 32 भेद प्रयोजनवती लक्षणा के मिलकर टोटल कितने भेद हो गए आपके, 40 भेद वाली लक्षणा हो जाती है। ठीक है, तो आपकी लक्षण, ये जो लक्षणा है कितने भेद वाली हो जाती है आपकी, 40 भेद वाली। 8 तो है इसके अंदर रूढ़ि लक्षणा के, और 32 है आपके प्रयोजनवती लक्षणा के। ठीक है, उपयुक्त 40 भेद वाली लक्षणा भी पुनः पदगत एवं वाक्यगत 2-2 भेदों वाली होकर कितनी वाली हो जाती है आपकी, 80 भेद वाली हो जाती है। कितने भेद वाली हो जाती है, 80। क्लियर यहाँ तक। जो आपकी लक्षणा है ना, आगे चल के फिर इसमें फिर 2 भागों में विभक्त कर दिया, पदगत एवं वाक्यगत। तो इस प्रकार कितने भेद वाली हो गई आपकी, 80 भेद वाली लक्षणा हो गई। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति यानी कि स्व अर्थ का कथन कर अभिधा आदि वृत्तियों के अक्षीण हो जाने पर जिस वृत्ति से अन्य अर्थ का ज्ञान होता है, उस शब्द और अर्थ की वृत्ति क्या कहलाती है आपकी, व्यंजना कहलाती है। अर्थात जहाँ वाच्यार्थ से अन्य अर्थ बलदायी होता है, तो वहां क्या होता है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं आपके, 2। अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना। कितने होते हैं आपके, 2। अभिधा मूला और लक्षणा मूला। जो आपकी अभिधा मूला व्यंजन है, जहां वाच्यार्थ की प्रक्रिया अथवा संयोग आदि द्वारा अनेकार्थ शब्द के एक अर्थ में नियंत्रित होने पर जिस वृत्ति से अन्य अर्थ, वह अभिधा मूला व्यंजन है। इसमें विप्रयोग तथा अन्य अर्थ प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर जैसे एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं और पर्यायवाची है, ये आपके क्या होते हैं, आपके अभिधा मूला होते हैं। इसके अंदर जो आपके अव्यय है, द्वंद्व है और क्रमधार्य का भाव भी क्या होता है, इसके अंदर लक्षित होता है। ठीक है, अभिधा मूला में आपके पर्यायवाची शब्द में आपकी अभिधा मूला होती है। जैसे जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां पर भी आपकी अभिधा मूला व्यंजन होती है। ठीक है, इसका प्रयोग अव्यय में, द्वंद्व में और क्रमधारय समास में भी इसका किया जाता है। जैसे शंख चक्रो हरि यानी कि चक्र सहित, शंख चक्र सहित हरि, शंख चक्रो हरि यानी कि शंख चक्र रहित हरि। ठीक है, ये आपके समास है। जैसे भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन में द्वंद्व हो गया ना, ये कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन द्वंद्व समास है। स्थाणु वंदे, स्थाणु को प्रणाम,
सर्वम जानाति देव, सब देव सब जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये कुछ उदाहरण है जो आपकी व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी लक्षणा मूला व्यंजना शब्द शक्ति। लक्षणा मूला व्यंजना शब्द शक्ति जिस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होती है वह प्रयोजन जिस व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त होता है वह लक्षणा मूला व्यंजन कहलाती है। ठीक है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। क्लियर। अब हम करते हैं अपना द्वितीय। तो इस प्रकार जो आपका द्वितीय परिच्छेद था उसमें कुल कारिकाएं कितनी थी? 20 मूल कारिका हैं। ठीक है, द्वितीय परिच्छेद में आपकी कितनी कारिकाएं हैं? 20। जो आपके आगे के परिच्छेद है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, उनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरे परिच्छेद में रस की परिभाषा दी गई है। तीसरे परिच्छेद में किसका वर्णन किया गया है? रस का। ठीक है, किसका प्रयोग किया गया है? रस का। विभाव अनुभावेन व्यक्त संचारिणी तथा रसतामेति इत्यादि स्थायी भाव सचेतसाम, यानी कि विभाव अनुभाव संचारी भाव से अभिव्यक्त विद्यमान आदि स्थायी भाव रस्तों को प्राप्त करता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव क्या होता है? जो आपका विभाव होता है वो होता है आपका दो प्रकार का, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। इसमें विभाव में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें नायक नायिका आदि का आलंबन विभाव होते हैं। ठीक है, और जो चंद्रमा, प्रकृति, चांदनी, रात्रि इत्यादि उद्दीपन विभाव होते हैं, यानी कि बढ़ाने वाले होते हैं। नायक नायिका को तो होते हैं आपके आलंबन विभाव, और जो बाकी की प्रकृति होती है जैसे चंद्रमा, चांदनी, रात, प्रकृति इत्यादि ये क्या होते हैं? आपके उद्दीपन विभाव होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका अनुभाव, यानी कि रति आदि स्थायी भाव को जो व्यक्त करते हैं वे अनुभाव के विषय बनाते हैं। ये अनुभाव कार्य रूप होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो आपके स्थायी भाव आ गए वो आपके होते हैं अनुभाव होते हैं। ठीक है, रति आदि स्थायी भाव हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आपका संचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं। विशेष रूप से आस्वाद की अभिव्यक्ति में अनुकूल होने के कारण ही ये रति आदि स्थायी भाव रहने वाले, कभी विलंब के प्रीति के कारण होने वाले जो धर्म है वह व्यभिचारी भाव कहलाता है। ठीक है, कभी तो स्थायी भाव में रहते हैं और कभी इनको तिरस्कृत किया जाता है, तो वो आपका क्या होता है? संचारी भाव होते हैं, जो आपके 33 प्रकार के होते हैं। भाव आपके कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के होते हैं। कौन से? निर्वेद, गलानी, शंका, ऐश्वर्य, मद। ये इनके इतने तो याद ये रहेंगे नहीं भाई। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो भाव होते हैं आपके संचारी भाव वो कितने प्रकार के होते हैं? आपके 33 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चतुर्थ परिच्छेद। चौथे परिच्छेद में क्या है? आपके काव्य के दो प्रकार वर्णित किए गए हैं, ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य। ध्वनि काव्य हमने पीछे भी किया है। जो ध्वनि काव्य होता है वो होता है उत्तम कोटि का, और गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है आपका होता है मध्यम काव्य का, और जो आपका चित्र काव्य होता है वो होता है अधम काव्य का। लेकिन विश्वनाथ ने है ना चित्र काव्य की आलोचना की है। ठीक है, उत्तम व मध्यम को मम्मट के अनुसार ही परिभाषित किया है। मम्मट ने तो किया है 3 प्रकार के काव्य। ठीक है, और लेकिन जो विश्वनाथ है उन्होंने किया है 2 प्रकार के काव्य का प्रयोग किया है। पंचम परिच्छेद में व्यंजना वृत्ति व रसना वृत्ति का स्वरूपात्मक मीमांसा की है। अब देखिए छठे परिच्छेद में क्या है? इस परिच्छेद के प्रारंभ में काव्य के दृश्य व श्रव्य काव्य का वर्णन किया है, और दृश्य काव्य जिसको हम रूपक कहते हैं उसका वर्णन किया गया है। इन्होंने रूपक की निम्न प्रकार से परिभाषा दी है, तद्रूपारोप पातु रूपकम। जहां दूसरे रूप का आरोप सिद्ध होता है उसे क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। जहां दूसरे रूप का आरोप सिद्ध होता है उसे क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। ठीक है, जो आपके रूपक के भेद होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? 10 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ सकता है कि पेपर में रूपक के कितने भेद होते हैं? 10। विश्वनाथ ने काव्य के कितने भेद दिए हैं? 2। ठीक है, और जो आपके स्थायी भाव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 33। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रूपक के कितने भेद होते हैं? 10। इनमें से तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रूपक का एक प्रकार कौन सा है? भाण। ठीक है, ये भाण वाला तो पूछा ही गया है। ठीक है, ये याद रखना भी, ये 10 के 10 आपको याद होने चाहिए। नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, प्रहसन, संवकार, डिम, इहामृक, अंक और विधि। ठीक है,
ये 10 के 10 रूपक आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, उप रूपक के कितने भेद होते हैं? 18। ये 18 तो याद नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन आप इनको एक या दो बार देख जरूर लेना। उप रूपक के कितने भेद होते हैं? 18। और रूपक के भेद होते हैं 10। 10 कौन से होते हैं? नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, प्रहसन, समवकार, डिम, इहामृक, अंक और विधि। उप रूपक के भेद कितने होते हैं आपके? 18। ठीक है, अभिनय के प्रकार कितने होते हैं? 4। अभिनय के कितने प्रकार होते हैं? 4। वाचिक, आंगिक, सात्विक, आहार्य। इंपॉर्टेंट है भाई, इनको याद जरूर कर लेना। अभिनय के प्रकार कौन कितने होते हैं? 4। कौन से? वाचिक, आंगिक, सात्विक, आहार्य। और नायक के भी कितने प्रकार होते हैं? 4। धीरोदात, धीरोदत, धीर ललित, धीर प्रशांत। अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? 5। कितने प्रकार की होती हैं? 5। आरंभ, यतन, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। आरंभ, यतन, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। संधि कितने प्रकार की होती है? 5। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। ठीक है, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है? 5। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। ठीक है, आगे चल के इनके भी भेद होंगे, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं इतना डीपली। ठीक है, वृत्ति, वृत्ति आपकी कितनी होती है? भारती, आर्यभट्टे, सातवती और कैसी की। कितनी हो गई है? 4। भारती, आर्यभट्टे, सातवती और कैसी की। ठीक है, सातवें परिच्छेद में क्या है? सातवें परिच्छेद में काव्य दोष का वर्णन किया गया है। जो रस को कम करते हैं, जो रस के आकर्षक तत्व को क्या कहा गया है? दोष कहा गया। जो विश्वनाथ है उन्होंने कितने दोषों का विवेचन किया है? 5। कितने दोषों का विवेचन किया है? 5। कौन से हैं? पदगत दोष, पदांशगत दोष, वाक्यगत दोष, अर्थगत दोष और रसगत दोष। पदगत दोष कितने हैं? 16। पदांशगत दोष कितने हैं? 5। वाक्यगत दोष कितने हैं? 23। अर्थगत दोष कितने हैं? 23। और रसगत दोष कितने हैं? 14। ठीक है, 16, 5, 23, 23, 14। आठवें परिच्छेद में क्या है? काव्य के गुण का वर्णन किया है। काव्य के कितने गुण बताए हैं इन्होंने? 3। माधुर्य, प्रसाद, ओज गुण। माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण। नौवें परिच्छेद में क्या है? रीति तत्व की विस्तृत चर्चा की है। ठीक है, रीति कितने इन्होंने कितने प्रकार की रीति बताई है? 4। कितने प्रकार की रीति बताई है? 4। वैदर्भी, गोड़ी, पांचाली और लाटी। कौन सी? वैदर्भी, गोड़ी, पांचाली और लाटी। देखिए, वैदर्भी रीति में कैसे पहचानेंगे कि वैदर्भी रीति है? माधुर्य गुण असमस्त या समास पद युक्त होती है। ठीक है, माधुर्य गुण होता है इसके अंदर, समास पद युक्त या असमास पद युक्त होती है। ठीक है, गोड़ी में क्या होता है? ओज गुण प्रधानता तथा कलिष्ठ समास पद श्लेष अलंकार ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, पूछ सकता है भाई ये कि श्लेष अलंकार ज्यादा प्रयोग कौन सी शैली में होता है? गोड़ी शैली में। और पांचाली शैली में क्या होता है? इसमें 5-6 पदों से बड़ा समास नहीं होता है। पांचाली शैली में क्या होता है? 5-6 पदों से बड़ा समास नहीं होता। जो लाटी होती है वो गोड़ी और पांचाली का मिश्रण होता है। गोड़ी और पांचाली का मिश्रण कौन सी शैली होती है? लाटी शैली होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट 10वां परिच्छेद। ठीक है, इसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार का विस्तार के साथ वर्णन किया है। अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार बताए हैं इन्होंने। ठीक है, काव्य शास्त्र में सभी जगह कितने प्रकार के अलंकार बताए हैं? 5। कौन से? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। वक्रोक्ति अलंकार के कितने प्रकार बताए हैं? 2। श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। काकू यानी कि शब्द। ठीक है, श्लेष अलंकार के कितने प्रकार बताए हैं? 8। इंपोर्टेंट है, याद रखना भाई, पूछ सकता है एग्जाम में कि विश्वनाथ ने श्लेष अलंकार के कितने प्रकार बताए हैं? 8। वर्णश्लेष, प्रत्यश्लेष, लिंग, प्रकृति, पद, विभक्ति, वचन, भाषा। उपमा अलंकार के कितने प्रकार बताए हैं? 2। पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। ठीक है, रूपक के कितने प्रकार बताए हैं? 3। पार्श्विक, सांग और निरंग। ठीक है, उत्प्रेक्षा के भी कितने प्रकार बताए हैं? 3। वचोत्प्रेक्षा, वाच्य गुणोत्प्रेक्षा और वाच्य द्रव्योत्प्रेक्षा। ठीक है, ये आपका जो विश्वनाथ वाला टॉपिक था ये आज आपका कंप्लीट हो गया है। देखिए, जो मेरी वीडियोज हैं ये बिल्कुल छोटी छोटी हैं और आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक है,
आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, भरत मुनि। ठीक है, आपका बस थोड़ा सा सिलेबस रहता है, भरत मुनि, अर्वाचीन कवि। ठीक है, ये बुक आपकी कंप्लीट हो ही जाएगी, बस इतनी सी रहती है आपको। इसके बाद हम करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।